जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम लोग इस टॉपिक में फिर बात करेंगे टॉप 30, जो कि हमारा सेशन चल रहा है सुपर 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर जो 2022 तक है उससे हमने आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण आपके क्रेश कोर्स के तहत लाए हुए हैं। तो हम लोग इस क्लास में सुपर 30 के पार्ट्स को पढ़ेंगे। जी हाँ, इस क्लास में हम लोग 10 मार्क्स स्पेशल बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हम लोग इसके महत्वपूर्ण सवाल की ओर हम लोग जिसमें बात करने वाले हैं कि कहते हैं हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, अर्थात कहने का आशय है शरद ऋतु और ये जो ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु और ग्रीष्म बसंत ऋतु जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑटमन एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग एज ओल्ड एज एंड यर्थ आर रिलेटेड टू एडोलेसेंस। कहने का आशय है कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु जो है बसंत ऋतु से एक दूसरे से संबंधित है। जैसे ओल्ड एज पुराने अवस्थाओं से, युवा अवस्थाओं से, और साथ ही साथ वह जो है किशोरा अवस्थाओं से, अर्थात तीनों अवस्थाओं से वह एक दूसरे से संबंधित है। कहने का आशय यहाँ आपका डायरेक्ट बताएंगे, ऑटमन एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग एज ओल्ड एज एंड यूथ आर रिलेटेड द एडोलेसेंस, अर्थात बचपन में, अर्थात पूरी ओल्ड एज और यूथ एज, और साथ ही साथ किशोरा अवस्था, अर्थात कहने का आशय है जैसे कि इसमें है ना बुढ़ापा, किशोरावस्था और युवा अवस्था, तीनों अवस्थाओं में ये एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, अर्थात कहने का आशय है, इसको समझिएगा, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन को पकड़िएगा। कहता है कि प्रशिक्षण और क्लेश, ट्रायल्स मतलब हो गया प्रशिक्षण और क्लेश, प्रशिक्षण और क्लेश के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी क्या कहना चाहते हैं, अर्थात क्या बताना चाहते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो हैं यानी ट्रायल्स, प्रशिक्षण और क्लेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग इसको आंसर इस तरह से लिखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर talks about those trials and tribulation which is faced by the Negroes around the country, अर्थात कहने का आशय है बच्चों, यहाँ समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कहना चाहते हैं मार्टिन लूथर किंग जो कि अमेरिका में निग्रो जाति के समर्थक थे, यह जो है प्रशिक्षण और क्लेश के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इस क्वेश्चंस के माध्यम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी उन क्लेश और उस प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं जो कि निग्रो जाति के लोग अमेरिका में जूझ रहे हैं, अर्थात उस चक्की में पिसा रहे हैं, उसके बारे में यह बात कर रहे हैं पूरे देश में। अब वह कौन सा है, तो वह है when the Negroes raises their voice against this recalls discrimination their voices are suppressed। कहने का आशय है जब भी उस पर हो रहे अत्याचार, अर्थात निग्रो जाति को पेंडिंग में फेंक दिया गया, अर्थात निग्रो जाति को सभी सुख सुविधाओं में एक निचले थर्ड क्लास ग्रेड पर, अर्थात निचले स्तर पर उसको मान्यता दिया गया, अर्थात निचले स्तर पर उसको वैलिड किया गया है। तो वही कहते हैं व्हेन द निग्रोज राइज देयर वॉइस एग्निस्ट, अर्थात जब भी वह उनके खिलाफ, इन समस्याओं के खिलाफ वह आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तब उसे गोरे लोगों के द्वारा, अर्थात मतलब निग्रो जाति जो ऊपर हैं गोरे लोगों के द्वारा और उसके अधिकारियों के द्वारा जो होता है उसको दबा दिया जाता है, अर्थात उसको मान्यता ना दिया जाता बल्कि उसको दबा दिया जाता है। दे आर मिसबिहेव्ड एंड द ट्रीटेड, दे आर मिसबिहेव एंड ट्रीटेड एज द लास्ट ग्रेड सिटीजन, और उसके साथ जो है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अंतिम श्रेणी, उसके साथ जो है बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको अंतिम श्रेणी के नागरिक के रूप में, और उसको जो है अंतिम श्रेणी के नागरिक के रूप में उसको मान्यता दिया जाता है। तो आप लोग इसको लिखेंगे और आप लोगों को समझ में आई आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई। हम लोग चलेंगे इसके अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। चलिए आप लोग इसको लिखेंगे, उन प्रश्नों को देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। कहते हैं हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हीज एट अपीयरेंस ऑफ द ए कंपनी नानू काका, अर्थात कहने का आशा है ये जो अंडर सेक्रेटरी अवर सचिव हैं, ये जो अवर सचिव हैं किस प्रकार
अर्थात अवर सचिव जो हैं किस प्रकार नानू काका के बेस में, किस प्रकार नानू काका के बेस में ये जो अंडर अवर सचिव हैं किस प्रकार अपने आप को ढाल लेते हैं, अर्थात किस प्रकार के उसके रंग में रंग लेते हैं। तो उसके रंग में किस प्रकार रंग लेते हैं उसके बारे में कहते हैं। द अंडर सेक्रेटरी चेंजेस इनटू ए क्लोज कलर जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन ए टर्बन टू एकम्पनीज नानू काका। कहने का आशय है बच्चों, यहाँ समझिएगा, याद कीजिए नानू काका जब कहने का आशय कल्याण मंत्री से मिलने के लिए जैसे कि यह नेताओं से मिलने के लिए जब आ रहा था, वह अपने स्टाइल में जोधपुरी कोट पहने हुए थे और नानू काका जो थे रिश्ते में उसके भांजे लगते थे, अर्थात मतलब लेखक महोदय के मामा जी लगते थे। तो वही जो थे कि उसको भी साथ में मिलाने के लिए उसको भी नानू काका के पोजीशन में ढलना पड़ा। अब कहते हैं नेताओं के संग में जाएंगे अर्थात राजशाही शासन जाएंगे तो खुद को तो उसके अनुसार कुछ तो बदलना ही होगा उसके रूप में। तो उन्होंने भी उसी के स्वरूप में, जैसे नानू काका ने अपने क्लोथ्स को पहना हुआ था ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी अपने आप को बदल लिया। तो कैसे बदला हुआ था? द अंडर सेक्रेटरी चेंजेस इनटू ए क्लोज कलर जोधपुरी कोट। याद कीजिएगा, याद जरा कीजिएगा, नानू काका जो था जोधपुरी कोट, जी हाँ जोधपुरी कोट एंड पुट ऑन ए टर्बन, और साथ ही साथ गमछा, अर्थात वह जो था ना कि जोधपुरी कोट और टर्बन पगड़ी जो होता है, और पगड़ी जोधपुर राजस्थानी क्वालिटी में यह मतलब कि राजस्थानी क्वालिटी में वह कोट जोधपुरी कोट, और साथ ही साथ वह अपने उस सिर पर वह राजस्थानी पगड़ियों के रूप में खुद को परिवर्तित कर लिया था, अर्थात खुद को ढाल लिया था। ये था नानू काका के रूप में लेखक महोदय ने खुद को अपने रूप में ढाल लिया था अवर सचिव रहते हुए। फिर आगे कहता है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू, अर्थात कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद को किस प्रकार से, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद को किस प्रकार से प्रतिबद्ध किया है, यानी खुद को किस प्रकार से मतलब दूसरों के प्रति आभार व्यक्त किया है और खुद को किस प्रकार से मतलब कि अपने तरीके से उसको बताया, मतलब सहानुभूति दर्शाया हुआ, यानी उन्होंने कहा है। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। कहने का आशय है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने उस समय जब इन्होंने फर्स्ट ओथ ले रहे थे अर्थात शपथ ले रहे थे, उन्होंने जनता का बहुत ही जोरदार तरीकों से आभार व्यक्त किया, बहुत ही जोरदार तरीकों से आभार व्यक्त किया। और साथ ही साथ इन्होंने हमारी जो पास्ट कल्चर है अर्थात हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति जो है उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों से वादा करते हैं, अर्थात जो लोगों ने, जनता ने इस लोकतंत्र शासन में जनता ने जो उसको चुन करके जिस विश्वास के साथ उसके उस पद पर बैठाया है, उन्होंने वह वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि वह जो ना जो जनता ने आस लगाकर उसे चुना है वह उसे भली भांति निभाएगा और भली भांति उस पर अमल करेगा, उस पर कार्य करेगा। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने अपने आप को हमारे जो पास्ट कल्चर हैं, हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति जो है उसे बचाए रखने की, उसे जिंदा रखने की, उसे आगे बढ़ाए रखने की, अर्थात उसके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। अर्थात जो हमारे पूर्वजों ने किया है, हम लोग जो हमारे पूर्वजों ने नियम लगाए हैं, हम लोग उसी नियम को पालन करेंगे और हम अपने देश के विकास करने में मदद करेंगे। तो यही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने हमारे पुराने सभ्यता, ओल्ड यानी पास्ट कल्चर, हमारे भूत पूर्व जो कल्चर हैं उसके प्रति जो है ना मतलब कि उसके प्रति आभार व्यक्त करते, वफादारी के प्रति खुद को प्रतिबद्ध किया है। एंड ही प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटली ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर, और वह खुद को प्रतिबद्धित करता है, खुद को मतलब कि शपथ युक्त करता है कि वह जो है टोटली संपूर्ण रूप से आज से वह संपूर्ण, जिस दिन से वह शपथ ले रहा है और उसी दिन उन्होंने कहा आज से हम केवल और केवल अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करते हुए अपने देश की, अपने संपत्ति की,
अपने देश, अब नेता बन गए, नेता के लिए संपत्ति खुद की नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत ज़्यादा बहुत बड़े मतलब महान नेताओं में से यह जो थे, अपने देश की संपत्ति को और अपने देश को विकास करने के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व जो है वह निछावर कर देगा। वही कहते हैं ही प्लेस्ड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ टोटली ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर, हमारे सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए वह अपने जीवन का संपूर्ण योगदान दे देगा। और कहते हैं ही प्लेस्ड हिज टोटल लॉयल्टी ऑफ हिज कंट्री एंड द इरिस्पेक्टिव्स ऑफ द रिलीजियस एंड लैंग्वेज, और वह अपने संपूर्ण तहत से, वह अपने संपूर्ण श्रद्धा भाव से भारत में बसने वाले हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक प्रकार से जितने भी रिलीजियस हैं, जितने भी देश में जो है ना, जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी को एक समान बनाते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखेगा। अर्थात यहाँ यह जो है ना, भारत में किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव या धर्म की भेदभाव होने की यह संभावना नहीं होने देने की यह खुद को प्रतिबद्धित करता है और खुद में शपथ लेता है, कभी भी यह भारत में जब तक ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति रहेंगे तब तक यह खुद को मतलब कि देश में जातिवाद नहीं होने देंगे, यह खुद को प्रतिबद्ध करता है। द होल भारत इज माई होम, और वह कहते हैं इन जोरदार तोड़दार भाषण को देते हुए वह कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, कहते हैं संपूर्ण भारत जो है मेरा घर है। एंड सो ही प्लीज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री, और वह खुद को शपथ लेते हैं, खुद को प्रतिबद्ध करते हैं कि वह अपने देश के लोगों के प्रति बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, अपने देश के लोगों के प्रति वह ईमानदारी पूर्वक उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए ही कार्य करेगा, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए ही कार्य करेगा। आप, हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। समझ में आई? चलिए, समझ में आई ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई। तो हम लोग चलते हैं इसके अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, तब तक इसको आप लोग लिखेंगे फटाक से। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से। कहते हैं कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंडेड अपॉन, कहता है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, आवर जो सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता संस्कृति जो है, क्या किसी के ऊपर निर्भर है? हमारे सभ्यता संस्कृति किसी के ऊपर निर्भर है? क्या निर्भर है? ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसके प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से देंगे, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन सेल्फ डेनियल एंड द नोट ऑन सेल्फ इंडगलेंस। कहने का आशा है हमारी सभ्यता संस्कृति जो है किसी दूसरी सभ्यता संस्कृति पर निर्भर नहीं है। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है किसी भी दूसरी सभ्यता संस्कृति पर निर्भर नहीं है। याद रखिएगा, हमारी सभ्यता संस्कृति किसी भी दूसरी सभ्यता संस्कृति पर निर्भर नहीं है। और कहते हैं आत्मभोग पर यह पूर्णतः अर्थात अपने आप पर, सेल्फ इंडगलेंस पर अर्थात अपने आप पर या खुद पर निर्भर हैं। वही कहते हैं इसमें कि ह्यूमंस वांट आर लिमिट अनलिमिटेड, कहते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड है। अर्थात मनुष्य की इच्छा जो है अनलिमिटेड है। इस दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ये संभव नहीं है। और it is the hardest to indulge in its fulfillments, therefore कहने का आशय है it is the hardest it is hazardous to indulge in its fulfillments। कहने का आशय है बच्चों यहाँ कि कहते हैं कि यहाँ जो है बताया गया है कि इसकी पूर्ति लिप्त होना खतरनाक है। कहने का आशय है यहाँ बताएंगे इट इज़ द हजार्डस टू इंडगल इन इट्स फुलफिलमेंट, अर्थात कहता है इसकी पूर्ति करना, अर्थात हमारे सभ्यता संस्कृति की जो है और साथ ही साथ मनुष्य की आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, उसकी पूर्ति करना जो है बहुत ही कम संभावनाएं हैं कि मानव की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाना ये कहिए असंभव है।
अर्थात मनुष्य की सीमाएं दिन प्रतिदिन एक पूरा हुआ दूसरा ख्वाहिश उसका बढ़ता जाता है, उसकी ख्वाहिश पूरा करना संभव नहीं है। फिर कहते हैं देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन द रियल हैप्पीनेस वी हैव टू डेवलप कंटेनमेंट, कहने का आशय है। और यहाँ बताया गया है कि इसलिए वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए एंड कहा गया है कि देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन द रियल हैप्पीनेस, वास्तविक सुख जो है, वास्तविक खुशी जो है, उसको प्राप्त करने के लिए वी हैव टू डेवलप कंटेनमेंट, अर्थात हमें जो है रियलिटी में वास्तविक खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जिससे हमारे मन को शांति मिले, उसके लिए हमें जो है अपने आप पर, अपने मन में, अपने खुद में सेटिस्फैक्शन उत्पन्न करना होगा। अर्थात अपने आप को सबसे पहले अपने मन में संतुष्टि को उत्पन्न करना होगा। देखना मनुष्य की सारी चीजें जो होती है ना खुद ब खुद पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रश्न के माध्यम से कवि मानी लेखक महोदय यानी कवि महोदय बताते हैं, महात्मा गांधी जी जो बताते हैं, कहते हैं हमारी सभ्यता संस्कृति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अर्थात ये खुद के ऊपर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। और कहते हैं कि ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड, कहते हैं मनुष्य की इच्छाएं जो होती हैं, मनुष्य की आशाएं जो होती हैं, इस दुनिया में अनलिमिटेड होती हैं। अर्थात कहने का आशय उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। एक समाप्त हुआ दूसरा आ गया, दूसरा समाप्त हुआ तीसरा, यानी इसकी पूर्ति कभी संभव नहीं है। और वही कहते हैं इट इज द हजार्डस टू इंडगस इन इट्स फुलफिलमेंट्स, और कहने का आशय यह जो है खुद में पूर्ति करना, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, जैसे में बताया जा रहा है कि लिप्त होना खतरनाक, अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लग जाना, अर्थात उसी के पूर्ति करने के ही चक्कर में अगर लगा रह जाएगा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और देश का विकास नहीं हो पाएगा, ना ही समाज का विकास हो पाएगा। वही कहते हैं देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन रियल हैप्पीनेस, अगर हमें अपने आप में खुद को संतुष्ट करना, खुद को अगर हैप्पीनेस लाना, खुद में खुश होना है, तो सबसे पहले वी हैव टू डेवलप कंटेनमेंट, और खुद को सबसे पहले खुद में अपने अंदर में आत्मविश्वास को, संतुष्टियों को जगाना होगा, तभी जाकर हम विकास कर सकते हैं, अपने आत्माओं को शांति ला सकते हैं और समाज को विकास कर सकते हैं। ये हमारे महात्मा गांधी जी ने बहुत ही जोरदार शब्दों में इसया बताए हुए हमारे। फिर कहते हैं अगला क्वेश्चन है डिड लैंग्वेज प्ले रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या भाषा का, कहते हैं क्या भाषा का मानव के विकास में, क्या भाषा का मानव के विकास में भूमिका है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताया गया है। कहते हैं क्या भाषा का, हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, भाषा जो है मानव के विकास में क्या मदद करती है, और करती हैं तो कैसे करती हैं जरा बताइए। तो हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है ना भाषा मनुष्य के विकास में सहायक है। तो देखते हैं, कहते हैं लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वाह वाह वाह, क्या कहते हैं लैंग्वेज, भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। जरा तोड़ तोड़ कर जरा पढ़िएगा तो भेजा में जो है ना, भेजा में घुस जाना चाहिए। तो वही कहते हैं भाषा का जो है बच्चों के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का ये जो भेजा है ना, ये मस्तिष्क जो है, इसके विकास में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, अर्थात महत्वपूर्ण रोल है। और not only are externally important cognitive skills developed, language also a key in the social development of children, कहते हैं केवल बाहरी तत्वों का ज्ञान हो जाने से, not only, देखिएगा जरा, not only are externally important the cognitive skill and developed, कहते हैं कि केवल और केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त कर लेने से समाज का विकास नहीं हो सकता है,
मानवता का विकास नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर में लैंग्वेज का स्किल नहीं होता है, तब तक वह डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, तब तक वह डेवलपमेंट नहीं कर सकता। यही कहते हैं केवल बाहरी तत्वों का ज्ञान होना हमें विकास होना नहीं कह सकते हैं। उसके लिए लैंग्वेज आल्सो इज की इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। और बच्चों के विकास में, समाज के विकास में भाषा जो होता है, भाषा भी एक चाबी के रूप में, ये जो समाज रूपी ताला है उसको विकास करने में भाषा जो होता है एक चाबी के रूप में, की के रूप में अर्थात कार्य करते हैं। वही कहते हैं सोशल एंड द लिंग्विस्टिक्स डेवलपमेंट, सामाजिक और भाषाई विकास। यह कहते हैं सोशल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बिगिन लॉन्ग बिफोर, कहते हैं बिगिन लॉन्ग बिफोर ह्यूमन आर मेंटली डेवलप्ड इनफ टू स्पीक। कहते हैं सामाजिक और भाषाई विकास के लिए, सामाजिक और भाषाई विकास के लिए सबसे पहले मनुष्यों के लिए मानसिक रूप से, कहते हैं समाज और भाषा में विकास करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों को मानसिक रूप से, हमारे मस्तिष्क को मानसिक रूप से विकास होना जरूरत होगा। मगर मनुष्य बचपन से ही अगर इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करे तो हमारा समाज डेवलपमेंट होगा। बच्चों में अगर लैंग्वेज की स्किल्स को डाला जाए तो हमारे समाज का विकास होगा, उसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। यही लाइन कहना चाहता है कि समाज और भाषाई विकास के लिए हमें बचपन से ही सबसे पहले मानव में मस्तिष्क का विकास करना, अर्थात हम जो ना मानसिक रूप से मनुष्यों को पर्याप्त रूप से विकास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप लोगों को समझ में आई? तो चलते हम लोग इसके महत्वपूर्ण नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। हु वेयर, कहते हैं हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से कौन जाने जाते हैं, अर्थात कौन विख्यात हैं और कौन प्रख्यात हैं। तो कहते हैं द यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लाउड्स क्रिस्टोफर मार्लोव्स, रॉबर्ट ग्रीन्स एंड द थॉमस नेस। ये तीनों जो हैं, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और ये यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस। दिमाग के इस डायरी में सेटअप कर लीजिएगा। और कहते हैं एज वेल एज थॉमस लेट्स, एज वेल एज थॉमस लेट्स एंड द जॉर्ज पील, जॉर्ज पील। ये सभी जो हैं, ये सभी कुल मिलाकर के ये दोनों जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। सॉरी, ये वो तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और हमारे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया था कि द यूनिवर्सिटी विट्स includes Christopher Marlowe, Robert Greene and Thomas Ness as well as Thomas Lodge and the George Peele। कहने का आशय है हम लोग इसके नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कहते हैं हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से कौन विख्यात हैं, कौन प्रख्यात हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहते हैं द यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लाउड क्रिस्टोफर मार्लोव्स, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस। अर्थात कहने का आशय है क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ये सभी के सभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। अर्थात ये सभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और एज वेल एज थॉमस लोड्स एंड द जॉर्ज पील, ये दोनों जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात जानते हैं क्या है? सबसे अचंभित करने वाली बात ये है और द अनदर्स ऑफ द विट्स थ्रो नोट्स, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी ट्रेंड्स वाज द थॉमस किड्स। थॉमस किड्स कहते हैं कि थॉमस काइड जो था ना, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी वह यूनिवर्सिटी विट्स की गिनतियों में आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से प्रख्यात और विख्यात हैं यूनिवर्सिटी विट्स के। वही कह रहे हैं यहाँ कि यहाँ बताया गया है
तो इस तरह से यूनिवर्सिटी बीट्स के नाम से क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ये तीनों जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और थॉमस लेड्स एंड जॉर्ज पिले ये सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, और जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे वो हैं थॉमस केड्स, ये भी यूनिवर्सिटी बीट्स के नाम से विख्यात हैं और प्रख्यात हैं। समझ में आई? समझ में आ गई ना? चलते हैं, आप लोगों को समझ में आई? चलिए ठीक, आप लोगों को समझ में आई। हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न में, देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेट भावेल शिफ्ट। यह क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेट भावेल शिफ्ट। ग्रेट भावेल शिफ्ट क्या है? ग्रेट भावेल शिफ्ट क्या है? तो देखते हैं क्या है। ग्रेट भावेल शिफ्ट रेफर्स टू ए सेट ऑफ चेंजेस in the pronunciations of the English language that began in southern England in 1350 and the lasted until the 18th century। जरा सुनिएगा, कहते हैं ग्रेट भावेल शिफ्ट, ग्रेट भावेल शिफ्ट जो था, ग्रेट भावेल शिफ्ट बताया जा रहा है कि यह एक प्रकार का इंग्लिश लैंग्वेज में यह एक महान क्रांतिकारी लाने वाला परिवर्तन था। ग्रेट भावेल शिफ्ट जो था एक महान क्रांतिकारी लाने वाला एक परिवर्तन था, जो कि प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन को लेकर आया, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन को लेकर आया। एंड दैट बिगेन इन साउथर्न इंग्लैंड, और इसकी शुरुआत 1350 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में दक्षिणी इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई। 1350 ईस्वी में दक्षिणी इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई, और जिसका अंत अर्थात जो कि पूर्णतः विकसित 18वीं शताब्दी में आते आते पूर्णतः विकसित हो गया, और ये जो मॉडल इंग्लिश हुआ, मॉडल इंग्लिश में पूर्णतः लागू हो गया। और ये जो मिडल इंग्लिश हुआ, मिडल इंग्लिश में पूर्णतः यह विकसित हो गया। अर्थात कहने का आशय है ओल्ड इंग्लिश उतना जानकार नहीं था, बहुत ही टेढ़ा था, मतलब कि कठिनाई होती थी। लेकिन मिडल इंग्लिश में जब ये ग्रेट भावेल शिफ्ट का परिवर्तन हुआ तो जैसे मनो के क्रांति लग गई, अर्थात इंग्लिश अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। तो वही कहते हैं ये सारा रीजन जाता है हमारा ग्रेट भावेल शिफ्ट, जो एक महान परिवर्तन हुआ, ये इन्हीं के कारण से संभव हो सका। तो यही कह रहा था ग्रेट भावेल शिफ्ट जो था अंग्रेजी के इतिहास में एक महान परिवर्तन था, जिसमें प्रोनाउंस का उत्पत्ति हुआ, और इसकी शुरुआत 1350 में 1350 ईस्वी में दक्षिणी इंग्लैंड से हुआ, और जिसका अंत अर्थात जहां की 18वीं शताब्दी तक आते आते यूं कहिए यह लगातार बढ़ता गया, और 18वीं शताब्दी में पूर्णतः विकसित हो गया। द शिफ्ट अफेक्टेड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल मिडल इंग्लिश, अर्थात यह शिफ्ट जो हुआ ना मिडल इंग्लिश में पूर्णतः फैल गया और पूर्णतः विकसित हो गया, और इसी में मिडल इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स एज वेल एज द साउंड ऑफ सम कॉन्सोनेंट्स विच बिकम साइलेंट। और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे अल्फाबेट दो भागों में बट गए, भावेल और कॉन्सोनेंट। ये इसमें इसी का परिवर्तन है, जो कि हम भावेल और कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, जो कि भावेल और कॉन्सोनेंट में परिवर्तन इन्हीं ग्रेट भावेल शिफ्ट का परिणाम है। इसी ग्रेट भावेल शिफ्ट के कारण से परिवर्तन हुआ। समझ में आई? समझ में आई ना? तो आप लोग इसको लिखेंगे, हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट प्रश्न में। तो हम लोग इसके महत्वपूर्ण अगले प्रश्नों को देखते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से कौन सा प्रश्न है, तो देखिए यहाँ सवाल है व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट ब्यूटी। कहने का आशय है, याद कीजिए ब्यूटी के बारे में कौन से चैप्टर में कहा गया था, जरा याद दिलाइएगा दिमाग को। जो एपिटाफ था, एपिटाफ के बारे में बहुत ही जोरदार शब्दों से ब्यूटी के बारे में बताया गया था। वह वेस्टर्न लेडीज जो थी बहुत ही सुंदर थी, जो कि अपने ज़माने में उसके तरह वेस्ट कंट्री में कोई लेडीज नहीं थी। यह प्रश्न एपिटाफ से लिया गया है, जो कि वाल्टर डिलामेयर ने लिखा हुआ है। तो इन्होंने वाल्टर डिलामेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा नेचर के मतलब कि नेचुरल लवर पोइट्री के रूप में विख्यात हैं, तो यह जो है उन्होंने बताया हुआ है कि सुंदरता
सुंदरता के बारे में कहते हैं सुंदरता के बारे में कवि क्या सोचते हैं, सुंदरता के बारे में कवि क्या सोचते हैं और हमें क्या बताते हैं, यह प्रश्न का इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न का मतलब यही हुआ कि कवि सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं और हम लोगों को क्या बताते हैं। तो यह कहना चाहता है द पोइट डिस्क्राइब द वर्ड ब्यूटी इन द पोयम, कहते हैं इस कविता में कवि महोदय ने ब्यूटी नामक जो शब्द बार बार यूज किया हुआ, ब्यूटी शब्द का जो है बार बार यूज किया गया है, तो वह जो है वह उसकी रचना थी, एक रचना थी ए थिंग्स ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, अर्थात वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया एक संरचना था जो कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि किसी वस्तु की सुंदरता नामक एक पार्ट था, उसी में से यह लिया गया था यह ब्यूटी। और ही सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स इज लाइक एन अनलिमिटेड जॉय, कहने का आशय है कवि महोदय ने कहते हैं कि सुंदर वस्तु जो होती है ना, बहुत ही सुंदर वस्तु जो होती है हमारे अंदर में बहुत ही ज्यादा आनंदित कर देने वाले, हमारे अंदर में खुशी को प्रदान करने वाले, आनंद को प्रदान करने वाला एक साधन होता है। वही कहते हैं कि ही सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक एन अनलिमिटेड जॉय, कहने का आशय है कि यहाँ कि ये जो किसी भी वस्तु की सुंदरता जो होती है हमें अनियमित अर्थात अनलिमिटेड, जिसका हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हैं, अनंतहीन खुशियां हमें प्रदान करता है, हमारे हैप्पीनेस प्रदान करती हैं, और इट्स रिमाइंस फॉरएवर, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और ये कभी समाप्त भी नहीं होती हैं। याद रखिएगा प्रकृति की सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि मनुष्य की सुंदरता बदलते हुए उम्र के अनुसार ढल जाती है, लेकिन उसकी सुंदरता जो होती है ना, मनुष्य की सुंदरता बदलते हुए समय अनुसार, एज के अनुसार उसकी सुंदरता डाउन हो जाती है। अगर केवल हम लोग ब्यूटी की बात करें वह कभी डाउन नहीं होती है। अगर हम किसी चीजों पर आधारित करें इसको तब वह अंत होता है, लेकिन अगर हम केवल सुंदरता की बात करें इसका कभी अंत नहीं होता है और ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा सोचिए आप लोग कि अगर मनुष्यों की, अगर किसी सुंदरता के बारे में बात करें, अगर एक पर उत्पन्न हो करके वह समाप्त हो जाती तो दूसरा क्या करता? पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात कहने का आशय ब्यूटी, सुंदरता जो होती है, सुंदरता कहने का आशय ये हुआ कि सुंदरता संपूर्ण चीजों की सुंदरता बात कर रहे हैं। एक जाएगा दूसरा आएगा, ये तो ह्यूमैनिटी है, ये जाते रहेगा आते रहेगा, लेकिन सुंदरता आज जैसे कि कोई सुंदर है, जैसे बताया था कि दक्षिण में उससे भर करके कोई सुंदर नहीं थी, आज वो मर गई, दूसरी उसकी तरह सुंदर है। तो उसी प्रकार से सुंदरता कभी समाप्त नहीं, सुंदरता कभी समाप्त नहीं होता है और उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है, उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है। द ब्यूटी स्टे फॉर एवर, और ब्यूटी जो होते सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए रहती है। मैं सुंदरता की बात कर रहा हूं, यहाँ कंफ्यूजन मत कर लेना यार अपने दिमाग को, यहाँ कंफ्यूजन मत करना कि सर बताए थे कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती है। जी नहीं, यहाँ केवल मैं सुंदरता की बात कर रहा हूं, किसी मनुष्य की सुंदरता की बात नहीं। तो यहाँ कहते हैं द ब्यूटी स्टे फॉर एवर, सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहती है, उसका अंत नहीं होता। अगर हम किसी वस्तु पर इसको थोपे तब उसका अंत होता है, उसकी सुंदरता जिस पर हम लोग थोपते हैं, लेकिन सुंदरता जो होती है कभी उसकी अंत नहीं होती है। तो यही कह रहा था, और इसका जो ना कभी अंत नहीं, इट अट्रैक्ट अस एंड गिव अस गुड ड्रीम्स। अब कहते हैं ब्यूटी की जो अट्रैक्शन होता है ना, ब्यूटी का अट्रैक्शन अर्थात सुंदरता का जो अट्रैक्शन होता है वह हमें एक बहुत, कहते हैं कि व्हाट वेयर द होल पेशेंस ऑफ जॉनसन, कहते हैं ये प्रश्न याद रखिएगा, जॉनसन के बारे में बता रहा था कि जॉनसन का पैशन क्या था, यानी जॉनसन का जो था पेशा क्या था। तो ये प्रश्नों को देखते हैं। ऑल द पेशेंस दैट जॉनसन हैड वाज ए 2 व्हील कार्ट, अर्थ कहते हैं जॉनसन का जो पेशा था और उसके पास क्या क्या था इसके बारे में पूछता है, जॉनसन के बारे में।
वही जॉनसन जो कि द अर्थ चैप्टर में बहुत ही मतलब गर्वफुल किसान है, जो कि जिसको बहुत ही ज़्यादा किसान के बारे में नॉलेज है, उसी के बारे में, जिसका एक सिंपल माइंड का बेटा है। वही था कि ऑल द पेशेंस दैट जॉनसन हैड वाज ए 2 व्हील कार्ट, अर्थात उसके पास जो ना बैलगाड़ी है और सम टूल्स और खेती बाड़ी के कुछ सामान हैं, ए बॉनी ब्राउन मेयर और उसके पास भूरे रंग का घोड़ी है जिनसे वह हल को जोतता है, और ही हैड ए 4 आर्स प्लॉट और उसके पास जो ना 4 एकड़ का प्लॉट है। इंडीड ही हैड ए सिंपल माइंडेड सन नेम्ड बेंजी, और उसके पास जो है एक सामान्य दिमाग वाला, एक सामान्य मतलब सिंपल माइंडेड सन है जो कि जिसका नाम बेंजी है। हालांकि उसकी लापरवाही के कारण से वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसका परिणाम वह आगे चल करके बहुत बुरा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके देखा। अगले प्रश्न में हम लोग चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग। व्हाट वाज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द कोलोनाइजेशंस ऑफ इंडियन पीपल्स, अर्थात कहते हैं कि मानव जो है ना, मतलब कि इंडियन पीपल जो है ना, किस प्रकार से इंडियन पीपल पर किस प्रकार मानव का, अर्थात कहने का आशय मनोवैज्ञानिक का जो है इस पर प्रभाव पड़ा, किस प्रकार इस पर जो है ना मानव यानी इसके विकास में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तो इसके अगले देखते हैं हम लोग। एमोंग मेनी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट द वेरी कॉमन वाज द रेवरेंस फॉर द ग्रेट मैन एंड वोमेन्स, कहने का आशय है विशेष रूप से अगर हम लोग साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक तौर पर हम लोग बात करें कि महापुरुषों और स्त्रियों को पहचानने में मनोवैज्ञानिक जो हैं यही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाई है। और कहते हैं ओनली दे वेयर एक्सेप्टेड लीडर हु वेयर कैपेबल ऑफ द रेन्यूनेशंस, कहने का आशय है कि इंडियन पीपल जो है लोग केवल वैसे नेताओं का चयन करते हैं जो कि त्याग करने में सक्षम हो, अर्थात जिसमें त्याग करने की भावना हो, और साथ ही साथ द इंडियन पीपल वांटेड एन ऑनेस्ट हाई माइंडेड एंड द ट्रस्टवर्थी लीडर ऑफ देम, और साथ ही साथ भारत के लोग इंडियन पीपल जो हैं केवल और केवल ईमानदार और उच्च विचार रखने वाले नेताओं का चयन करते हैं, और साथ ही साथ जो विश्वास की भावना अर्थात जिसमें विश्वास की भावना होती है वैसे ही नेताओं के लिए, अर्थात जिस पर विश्वास हो, जो ट्रस्टवर्थी हो, जो विश्वसनीय हो, वैसे नेताओं का ही यह चयन करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, व्हाट मेक्स ए मेंस पावरफुल, अर्थात मनुष्य की शक्तियां कब कमजोर हो जाती हैं। जरा इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और देखिएगा। कहते हैं ए मैन हैज ए वीकनेस दैट ही नील डाउन बिफोर हिज बैड लक, कहने का आशय है यह प्रश्न हमारे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो नामक चैप्टर से लिया गया था। वही जॉन डॉन जो कि यात्रा पर जा रहे हैं और झूठी मौत मरने का वह जो ना मतलब कि दिलासा मतलब बहाना बना रहे हैं, जिसके कारण उसकी पत्नी जो ना बहुत रोती है। तो उसी पाठ का यह प्रश्न है कि मनुष्य की शक्तियां कब कमजोर हो जाती हैं, मनुष्य की शक्तियां जो हैं कब कमजोर हो जाती हैं। तो कहते हैं जब मनुष्य यानी ए मैन हैज ए वीकनेस दैट ही नील डाउन बिफोर हिज बैड लक, कहने का आशय है जब मनुष्यों का बैड लक आता है उसके सामने वह घुटने टेक देता है, अर्थात बुरे वक्त के समय में वह घुटने टेक देता है, और ही लॉस एबिलिटी टू फेस इट, और वह जो ना इनसे लड़ने की क्षमता जो होती है, इनसे लड़ने की क्षमताओं को खो देता है। इवन ही डज नॉट टेक ए प्रॉफिट ऑफ हिज गुड फॉर्च्यून्स, और ऐसे बुरे वक्त में वह अर्थात जब उसका आत्मविश्वास जब खो जाता है तो वैसे समय में वह अपने अच्छे समय का, अच्छे भाग्य का भी वह फायदा नहीं उठा सकता, अर्थात अच्छे समय का भी वह फायदा नहीं उठा सकता। तक ही रखेंगे ये प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से माइंड में सेटअप कर लेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग इसका ख्याल रखेंगे तो आपको 10 मार्क्स एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा 10 मार्क्स का जो टॉपिक था ये समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगले विशिष्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।